हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज का चौथा दिन। हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं चैप्टर 1 के। आज की इस ऑब्जेक्टिव सीरीज की चौथे लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के अच्छे सुंदर बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान देंगे, पहला ही ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इसके लिए, और कहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको भी ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। आप लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है, उसके अनुसार क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर क्या आइंस्टीन समीकरण है। सी दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है, सी में इन्होंने डी ब्रॉगली समीकरण दे रखी है। ये कौन सी है, आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण है ये कौन सी है, डी ब्रॉगली समीकरण है, डी ब्रॉगली समीकरण है, डी ब्रॉगली समीकरण है। और यहाँ पर ये जो दो समीकरण आप लोगों को दी गई हैं, एक ये दी गई है और एक ये दी गई है, इन दोनों में कोई एक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के अनुसार है। दोनों ही समीकरण एक जैसी हैं, केवल अंतर क्या कर दिया गया, यहाँ 4 पाई है, यहाँ 2 पाई है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या होता है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी क्या होता है, संवेग में अनिश्चितता, एच प्लांक नियतांक होता है, और 4 पाई आप समझते हो। तो यह वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो फिर वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस करके पढ़ेंगे, तो ये गलतियां होना बंद हो जाएगी। तो सरल क्वेश्चन को बहुत सरल मत समझा करो, क्योंकि कई बार सरल प्रश्न भी एग्जाम में आता है और गलत हो जाता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 12 वाले तत्व में परमाणु क्रमांक कितना है 12 है। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक कितना है 12 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 12 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0, तो कक्षक की आकृति होगी। तो हमने आप लोगों को एक टेबल बनवाई है, उसमें आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, इस तरह की टेबल बनवाई है, उसमें आप लोगों को बताया है 0 1 2 3 और ये S P D और F ये क्या है, उपकोष हैं। ठीक है, और ये क्या है, L के मान है। यदि L का मान का क्या हो 0, तो S उपकोष होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा। यहाँ पर L का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 0 मीन्स L का मान 0 है, तो ये S उपकोष है। और S उपकोष कैसा होता है, गोलाकार होता है। S उपकोष कैसा होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो S उपकोष होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, P उपकोष जो होता है, P उपकोष कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है। ठीक है, जो D उपकोष होता है वो कैसा होता है, उसमें डबल डमरू होते हैं, 2 डमरू इस तरह से डबल डमरू की आकृति का होता है। और जो F उपकोष होता है उसकी आकृति काफी जटिल होती है, क्योंकि उसमें 3 डमरू हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, 3 डमरू हो जाते हैं, ये और फिर ये इस तरह से हो जाता है, तो इसकी आकृति बहुत जटिल हो जाती है। ये F उपकोष है। तो F उपकोष जो होता है, S उपकोष गोलाकार होता है, P उपकोष डमरू के आकार का होता है, जो D उपकोष होता है वो डबल डमरू के आकार का होता है, और F उपकोष की आकृति काफी जटिल होती है। ठीक है, इसमें तीनों जो है एक्सिस पर लोब होते हैं, यानी 3 डमरू इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या होता है कि जो पहला ऑप्शन क्या दिया, L बराबर 0 है, L बराबर 0 है, तो इसका मतलब S उपकोष होगा। और S उपकोष कैसा होता है, S उपकोष कैसा होता है, गोलाकार होता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्विडंबल कौन सा होना चाहिए, द्विडंबल का मतलब ये D, अगर D होता तब,
डी के लिए क्या होता है, एल का मान 2 होता है। जटिल संरचना कह सकते हो एफ के लिए, किसके लिए कह सकते हो, एफ के लिए कह सकते हो, ठीक है। और डंबल शेप यानी डमरू के आकार का पी उपकोष, तो पी उपकोष डंबल शेप होता है, डंबल मतलब डमरू होता है। जटिल संरचना एफ की होती है, द्वि डंबल डी होता है, और यस उपकोष जो होता है वो गोलाकार होता है। ये जो यस है, यस गोलाकार होता है। तो यस पी डी एफ चारों के स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, एल बराबर 0 हो तो कक्षक की आकृति कैसी होगी। तो एल बराबर अगर 0 होगा तो कक्षक की आकृति, एल बराबर 0 होगा तो कक्षक होगा यस, और यस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, किसके बारे में बताती है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी देती हैं, ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। ये कुल 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। एक कोष के बारे में बताती है, कोष के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 या जो भी, ठीक है, कोष के बारे में बताती है। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और ऊर्जा की जानकारी भी यह वाली क्वांटम संख्या देती है। एल जो है उपकोष के बारे में बताती है, सब सेल की जानकारी देती है, ठीक है। इस तरह से ये जो टेबल बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग। एम किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है, यानी जो कक्षक का अभिविन्यास है, अभिविन्यास इसकी जानकारी देती है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या एस होती है वो किसके बारे में बताती है, वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण अर्थात स्पिन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है लेकिन अपने एक्सिस पर भी घूमता है, तो एक्सिस पर जो घूमता है उसे हम चक्रण कहते हैं, स्पिन कहते हैं। तो वो स्पिन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी जानकारी यस देती। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या एम होती है जो कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षकों का आकार, नाभिकीय स्थायित्व, तो कुछ नहीं, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षकों का अभिविन्यास किसके द्वारा पता लगता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा पता लगता है। आशा ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है 3D3 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। तो 3D3 के दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 3D3 के दूसरे इलेक्ट्रॉन की। तो हम लिखेंगे क्यों 3D3, हम 3D2 ही लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्यों कंफ्यूज होंगे। तो मैंने आपको सिखाया है 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, N, L, M और S। जो N क्वांटम संख्या होती है और L क्वांटम संख्या होती है उसकी नकल कर ली जाती, कहाँ से की जाती है, ध्यान दीजिए। N क्वांटम संख्या की नकल यहाँ से कर लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ 3, तो 3 लिख दीजिए। L क्वांटम संख्या की नकल इस टेबल से कर लीजिए, कहाँ से कर लीजिए, इस टेबल से कर लीजिए। टेबल ए होती है 0 1 2 3 S P D और F, ये उपकोष हैं, कौन है, उपकोष हैं, और ये क्या है, L के मान है। अगर उपकोष D दिया हुआ है, S दिया हुआ है तो क्या आएगा, L का मान 0, P दिया है तो 1, D दिया है 2, F दिया है तो 3 आएगा। तो ये कौन सा उपकोष दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो D के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो L का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दो की तो नकल कर ली, N की नकल यहाँ से कर लीजिए, L की नकल इस टेबल से कर लीजिए। M बहुत सिंपल, M कक्षक के बारे में बताती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। M कक्षक के बारे में जो कक्षक बनाइए, D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। अब ये सब आपको पता होना चाहिए। S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें बीच वाले पर 0 लिखिए, इधर गिनती माइनस में और इधर गिनती प्लस में, +1 और +2। समझ में बात आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे इलेक्ट्रॉन की तो बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 3 दिए हुए हैं, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, क्यों चक्कर में पड़े। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए यहाँ पर, 1 और 2। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसकी खोपड़ी पर, इसके सिर पर जो लिखा होगा वही M का मान होगा। तो क्या लिखा हुआ, -1, इसका मतलब इस M का मान कितना हो गया, -1 हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है,
अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, हमेशा ध्यान रखिए, तो क्या आएगा +1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा -1/2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्या मान आया जाएगा +1/2। तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 3 और l बराबर 2, n बराबर 3 l बराबर 3, तो ऐसा तो नहीं है। n बराबर 3 l बराबर 2 किसमें है, इन 3 में है। तो यहाँ तक तो हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। अब m का मान देखिए -1 और s का मान +1/2। तो m का मान -1 इसी में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है ना, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें 0 दिया है, इसमें +2। तो यही वाला हमारा आंसर, इसका मतलब सही है। दैट मीन्स आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है। और इसके बाद अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में उस तरह का प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अभी हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सेट संभव नहीं है। कुछ सेट दिए होंगे तो उन पर चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है। कौन सा समूह असंभव है, ध्यान देंगे। क्या पूछा जा रहा है, असंभव कौन सा है, निकलवा नहीं रहा क्वांटम संख्या है, ये पूछ रहा है कि कौन सा समूह असंभव है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हो यस के मान, यस के मान देख रहे हो, बहुत सिंपल तरीका बता दे रहे हैं आपके लिए। यस के मान देख रहे हो, वो +1/2 या -1/2 हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ इसको देखना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं। हाँ कुछ अलग दिया होता, +1/2 या -1/2 दो ही मान हो सकते हैं। अगर कुछ उससे भिन्न दिया होता तब तो फिर तुरंत ही टिक मार दिया जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको एग्जाम में एस का मान चेंज नहीं दिया होगा, या तो +1/2 दिया होगा या -1/2 दिया होगा। दैट इज पॉसिबल, ठीक है, जो संभव है। लेकिन अब आगे देखिए, n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है, n बराबर 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको देखना कहाँ पे है, सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में स्थिति देखनी है। देखिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये जो नाभिक होता है, ये पहला कोष है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक पहले में कौन होता है, बहुत ध्यान देंगे, पहले में होता है यस, दूसरे में कौन होता है SP D, तीसरे में कौन होता है SP D और F, और नहीं सॉरी, दूसरे में SP होता है, तीसरे में SPD होता है, और चौथे में होता है SPD और F होता है। और आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं कि क्या बता चुके हैं, 0 1 2 3 SPD और F, L का मान यदि ये है तो ये उपकोष हो सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो पहले तो इसी को चेक कर लीजिए। अगर n बराबर 3 दिया है, अगर n बराबर 3 दिया कि l बराबर 2 हो सकता है। n बराबर 3 दिया है तो l का मान 2 हो सकता है, क्योंकि तीसरे में d होता है, तो d होता है तो 2 मान हो सकता है। पहले इन दोनों को चेक कर लीजिए, जहां ज्यादातर एक सही होता है, लेकिन वहां पर आपको अलग केस मिलता है। तो देखिए अगला, देखिए n बराबर अगर 4 दिया है तो l बराबर 0 हो सकता है। 0 तो किसी के लिए भी हो सकता है, 0 तो पहले के लिए भी हो सकता है। यहाँ n बराबर 4 दिया है तो 0 हो सकता है, यस है। अगला देखिए n बराबर 3 दिया हुआ तो l का मान 0, l का मान 2 हो सकता है। n बराबर 3 दिया है तो l का मान 2 हो सकता है, n बराबर 3 तो l का मान 2 हो सकता है, d है, d के लिए 2 होता है, क्लियर। n बराबर 5 दिया है और l का मान 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर n का मान यहाँ 5 है तो कौन से उपकोष होंगे, SP D F और G भी होता है, लेकिन G अभी उपयोग में नहीं है, उपयोग में नहीं है। तो अगर n का मान 5 है तो क्या पूछ रहे हैं, n का मान 5 है तो l का मान 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर F है, ठीक है, F है तो 3 हो सकता है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो यहाँ से क्लियर होगा, इन दो से क्लियर होगा, ध्यान देंगे। ये वाले क्वेश्चन अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं। अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया जो मैं बता रहा हूँ तो कभी गलत नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो।
ठीक है। और अभी इतना टाइम मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, जब आप करना इसको सीख जाएंगे तो देखते ही तुरंत टिक मार देंगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखो L बराबर अगर 2 है तो M बराबर क्या -2 हो सकता है? L बराबर 2 किसके लिए है? D के लिए है, और D के लिए है तो D में कितने कक्षक होते हैं बताइए? 5 कक्षक होते हैं ना। तो यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +1 और यहाँ +2। तो क्या कह रहे हैं, अगर L का मान 2 है तो M का मान -2 हो सकता है, पक्का हो सकता है अगर 2 है, क्योंकि D है ना, D है, L का मान D के लिए कितना होता है? 2 होता है, और D में 5 कक्षक होते हैं, तो इसके लिए जो L के मान है वो -2 से +2 तक हो सकते हैं। क्लियर है? -2 से +2 तक, यानी -L से +L तक ये मान होते हैं। M के जो मान होते हैं आपको कराया भी गया है, M के मान -L से +L तक होते हैं। तो देखो L का मान 0 दिया है तो -0 से +0, यानी ये भी पॉसिबल है। L का मान 2 दिया है, क्या होता है? -L से +L तक। अब बताइए -2 से +2 तक हो सकता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझ लीजिए, L के जो मान होते हैं, M के जो मान होते हैं, M के मान क्या होते हैं? -L से +L तक होते हैं। ये वाला फार्मूला लिखाया गया है आप लोगों के लिए, -L से +L तक। तो L का मान अगर 2 दिया है तो -2 से +2 तक हो जाएगा, तो यानी -2 होगा। L का मान 0 दिया तो -0 से +0 यानी मतलब 0 होगा। L का मान 2 दिया है तो -2 से +2 तक हो सकता है, यानी -2, -1, 0, +1, +2 ये हो सकते हैं, लेकिन -3 नहीं हो सकता। इसका मतलब यही संभव नहीं है, यही वाला सेट संभव नहीं है, तो हमारी तलाश समाप्त हुई। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगर L का मान 3 दिया हुआ है तो M का मान 0 हो सकता है, पक्का हो सकता है। -3 से +3 तक, तो -3 से +3 तक लिखोगे गिनती तो 0 उसमें आ जाएगा। देखिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यही तो आएगा -3 से +3। तो इसमें आ तो गया 1, क्या 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर L का मान ही 2 है। जब L का मान 2 है और -L से +L तक हो सकता है, और यहाँ M का मान -3 कैसे हो जाएगा? 2, जब 2 ही मान है, 3 है ही नहीं, उससे भी ज्यादा इसका कैसे हो जाएगा? L का मान जो दिया हो तो उसके बीच में ही संख्या हो सकती है M की, -L से +L के बीच में। ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा हो जाएंगी। यहाँ पर L के मान से भी ज्यादा मान दे दिया गया है, इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो संभव नहीं है। खूब ये सवाल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, TGT, PGT इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें इस प्रश्न को खूब जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से गलत नहीं होगा। अब हम आपको बता दें, इस तरह का जब भी सवाल आता है तो इनके बीच में कोई दे भी सकता है, लेकिन आप पहले सबसे इन्हीं को चेक करिएगा, क्योंकि 99% आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर इसके बीच में अंतर करिएगा, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में बस ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, M बराबर -L से +L तक, और बस चेक कर डालिएगा, इसके हिसाब से क्या ये है, इसके हिसाब से क्या ये है, इसके हिसाब से क्या ये है, ये नहीं है, इसके हिसाब से ये है। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका मतलब यही संभव सेट नहीं है, यही असंभव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, तय नहीं कर पाते कौन सा सही है। लेकिन अगर आपने इस ट्रिक का उपयोग किया, आपको पहले L M के मान पर ही टारगेट करना है जाकर के। ठीक है, इसी पर आक्रमण कर दीजिए L और M के मान पर, और वहां पर जाकर के देखिए कि कहां पर गड़बड़ है, क्या फार्मूला लगा करके, ये वाला फार्मूला लगा करके -L से +L तक। कभी भी इस तरह का सवाल आपका गलत नहीं होगा। और अगर यहाँ सब कुछ ठीक पाया जाए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि यहाँ सब कुछ ठीक पाया जाए, यही गड़बड़ होगा, इसीलिए वो सवाल इसी तरह से दिया ही जाता है। तो अगर मान लो एक केस 0.001% अगर यहाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर इसमें गड़बड़ होगा। ठीक है, तब इसमें अब इसका भी गड़बड़ समझ लो क्या कैसे किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर n का मान 3 दिया हुआ है, तो n का मान 3 है तो L का मान 2 तक हो सकता है। अब 3 है n का मान, और L का मान दे दे वो जो है 3 दे दे, n का मान अगर यहाँ पर 3 दे दे, n का मान 3 और L का मान भी 3 दे दे, तो फिर ये वाला गड़बड़ हो जाएगा।
समझ में बात आ गई? तो ध्यान आपको ये वाली बात भी रखनी है, मैंने सारी बातें बता दी, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने नहीं बताया है। इस क्वेश्चन के साथ बताता तुरंत घेरा खींचता, बता देता खटाखट खटाखट खटाखट, खत्म हो जाती बात। मान लो इनके बीच गड़बड़ हो, ये सब कुछ ठीक हो, तब क्या करोगे? तब ऐसी स्थिति में इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी, जो कि मैंने सारा बता दिया। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा हुआ है कार्बन में अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ध्यान दीजिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए, क्या आ जाएगा? 1s2 2s2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए S जो है, S तो पूरी तरह से भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है। P चेक कर लीजिए, P में कितने कक्षक होते हैं? P में कक्षक 3 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। आ माने नहीं, युग्मित माने जोड़े वाले, जिनका जोड़ा ना हो। तो इन दोनों का कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी होगी? 2 होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। हुंड के नियम का पालन करेंगे? आप कहोगे नहीं सर ऐसे भर दीजिए, ऐसे भर दीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हुंड के नियम के अनुसार। क्योंकि हुंड ने क्या बताया था कि किसी भी उपकोष के किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्म अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पे P में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ एक यहाँ, ये नहीं कि दोनों एक ही कक्षक में भर दिए। तो दो अगमित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है? डी आंसर एकदम क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? H निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। H निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? H निगेटिव क्या होता है, जानते हो? नहीं जानते हो तो बता देते हैं हम। H निगेटिव होता है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन होता है H निगेटिव। और H पॉजिटिव क्या होता है? H पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ध्यान रखा करिए, इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपने कहीं कहीं देखा होगा OH निगेटिव, तो फिर जो है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्साइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन। मेरी नज़र में जो भी चीज़ आ जाएगी, लगेगा कि समझा दे, बता दे, तो मैं बता दूंगा, ये नहीं कि बस टिक मारा आगे बढ़े। तो H निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब इसमें देखिए परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 1 है। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन एक निगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। प्लस लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, माइनस लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो एक परमाणु क्रमांक 1 है, तो वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, लेकिन एक निगेटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 बनेगा। तो 1s2 किसमें है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहेगा। अगर मान लो वो पूछ ले हाइड्रोजन आयन का, इसका पूछ ले, तो क्या करोगे? H आयन का पूछ ले, परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। यहाँ प्लस लग गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 चला गया, 1 ही तो था, 1 वो भी चला गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s0। तब 1s0 होगा इसके लिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है? हाइड्राइड आयन H निगेटिव के लिए। तो निगेटिव के लिए हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। इसके आगे के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए इसके लिए, जिससे कि और बच्चों को भी पता लग पाए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू लगातार चलाई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में अच्छे और ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।